नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं नौपाड़ा के मुंबई उत्कल समिति, एक हाई स्कूल है जो देख सकते हैं। इस स्कूल को चलाता है उड़िया समाज का एक ट्रस्ट। ये स्कूल काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय रहा है कि उड़िया समाज को लेकर और खासकर स्लम एरिया में स्कूल होने के नाते ये स्कूल की काफ़ी बड़ी एक जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जाती है कि स्लम एरिया में एक इस तरह का एक स्कूल का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं उड़िया समाज के ये सब ऐसे लोग हैं जो उड़िया समाज में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति उड़िया समाज के सुख दुख को लेकर सरकार से हमेशा अवगत कराते रहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं मुंबई उत्कल समिति के उपाध्यक्ष गौड़ा साहब जी, सूर्य गौड़ा जी। ये बताइए कि कोविड को लेकर हमने देखा काफ़ी चिंतित एक जो दूसरी लहर आई है उसको लेकर काफ़ी एक माहौल व्यवस्था पूरी मतलब अस्त व्यस्त हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोविड का माहौल जो है गए कोविड-19 से ये वाला बहुत डेंजरस होते जा रहा है। पहले तो लोग खाना मांगते थे, गाड़ी का टिकट मांगते थे गांव जाने के लिए नीचे, लेकिन आज का जो पोजीशन है आप देखोगे लोगों को रेमडेसिविर का मेडिसिन चाहिए, आईसीयू का बेड की कमी हो गई है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा था कि हर दिन उनको आने वाले दिन में 2000 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगी। अभी 1200 का उत्पादन होती है और जहाँ पे 1000 तो खर्चा हो जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी का घोषणा कर दिया जाए, क्योंकि जो एनडीआरएफ जो फंड है उनका 2559 करोड़ का जो फंड है उसको भी यूटिलाइज कर सके करके। लेकिन जो परिस्थिति आज बेकार होते जा रही है और परिस्थितियों का बेकार होने का एक ही जायज़ा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या इसकी सुविधा नहीं की है। जगह जगह पर नोडल ऑफिसर्स की अपॉइंट करने के लिए बात हुई थी, लेकिन वो नोडल ऑफिसर्स फ़ोन नहीं उठा रहे। वार्ड का मेडिकल ऑफिसर्स को फ़ोन करने के बाद लोगों को इतना तो सब मालूम नहीं किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। साधारण लोगों को आप रिसेंटली देखोगे तो बहुत सारे लोग इसीलिए लोग मर रहे हैं कि लोगों को कोऑर्डिनेट करने नहीं आ रहा है। लोगों को 10-10 बार 20-20 बार फ़ोन करना नहीं आता है, किससे कैसे बात करना नहीं आता है। और यहाँ पे जो मुंबई में आप देखोगे तो ओडिया लोग 6 लाख लोग लेते हैं, जिसमें से 3 लाख तो लेबर है। और ये लेबर्स जो होते हैं इन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है। और जो महाराष्ट्र ने जो फंड के बारे में जो घोषणा की थी वो घोषणा का कोई भी भाग हमारे ओडिया लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि इन लोग रजिस्टर्ड नहीं है। अब संजय गांधी निराधार योजना हो, यहाँ पे ज़्यादातर विधवाएं रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे जो आपका जो ट्राइबल फंड से हम ट्राइबल्स में आते नहीं हैं। यहाँ पे जो रिक्शा वालों को जो घोषणा की गई है 1500 रुपया प्रतिदिन का, हमारे रिक्शा वाला कहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो उड़िया समाज का गया टाइम उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आह्वान किया था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कि हमारे लोग की ख्याल करो, लेकिन वहाँ पे बढ़ती हुई परिस्थितियों को देखकर आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोई भी लिंक उड़ीसा गवर्नमेंट से नहीं आ रहा, जिसके कारण उड़ीसा के लोग यहाँ पे अस्त व्यस्त है। गौरव साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग रजिस्टर्ड रहे, जैसे आपने बताया तकरीबन 3 लाख उड़िया समाज के लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं, तो ऐसे में क्या कदम उठाएंगे आप? किस तरह उनके साथ में न्याय उपाय, इसके बारे में क्या आपकी योजना है, क्या सोच आपकी है? देखिए 3 लाख लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको देखिए, काफ़ी लोग गए टाइम का कोविड से डर के इस साल चले गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर बचे हैं इनको रजिस्टर्ड करने का हम प्रयोजन करेंगे। लेकिन इसे करने के लिए भी हमें कम से कम 3 से 4 महीना चाहिए। आज जो रिसेंट परिस्थिति है, उड़िया समाज को एक प्रयास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको सहायता करना चाहिए। उनको इसी तरीके से जो धान्य की जो 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल की जो योजना थी, शिव भोजन जो 5 रुपये से लेके 10 रुपये का 5 रुपये की गई थी, ये सभी में इनको ग्रांट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ बात करके उनके फंड को यूटिलाइज करके उनको सुविधा देना चाहिए। इस बार शिव भोजन थाली उन्होंने मुफ्त किया हुआ भारत सरकार ने। मैं सीधे चलता आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप साबत। मैं बताइए कि जैसा बताया गौड़ा साहब ने बताया कि तकरीबन 3 लाख लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई लोग रिक्शा चालक जो रिक्शा चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जिले से, हर स्टेट से, हर राज्यों से कहीं ना कहीं ये समस्या सबके सामने खड़ी है। इसके बारे में क्या सोच आपकी, क्या योजना है? देखिए, गवर्नमेंट लाचार है, ये काम गवर्नमेंट का काम है। जैसा हमारे से टैक्स वसूल करता है, कोई तो जाके बोलता ही नहीं, कोई देता ही नहीं ना। हम अगर टैक्स चोरी करेंगे तो कैसे हमारे से टैक्स वसूल करता है? तो वैसा ही ये लोगों को वो प्राइवेसी देना चाहिए। वो 3 लाख हमारे जो उड़िया वासी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो खुद डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपना नाम आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करे, आपको वो नहीं तो आप वंचित रह जाओगे उस सुविधा से जो आपके लिए डिक्लेयर किया गया। मेन साहब अभी ये बात है, लोगों को खाने को ठिकाना नहीं है, जिसका जॉब था वो भी चला गया, जो रोज काम करके 100, 200, 500 रुपये लेके आते हैं, अभी उनको हर फैमिली में, हर 10 रूम का एक फैमिली में 11 जो फैमिली में कोई ना कोई एक पॉजिटिव निकलता है।
और वो बेचारा खाएगा या एडमिट होएगा हॉस्पिटल में। जो 1500-1600 रुपये का जो इंजेक्शन है 20-20, 25-25 हज़ार में ब्लैक हो रहा है। ये क्यों? इसका रोकेगा कौन? इसका क्यों? हम लोग आधार कार्ड देगा, हमको बताया जाता है कि जिस कोविड पेशेंट है उसका कोविड होना चाहिए, उसको पेपर चाहिए, उसका आधार कार्ड चाहिए, वो एडमिट है क्या, वो डॉक्टर लिखा हुआ चाहिए, तभी वो इंजेक्शन मिलता है। तो बाहर साहब ये 20-20 हज़ार रुपये में जो इंजेक्शन बेचा जा रहा है, इसका कौन इंक्वायरी करेगा? इसका इंक्वायरी होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जल्दी से जल्दी इनका इंक्वायरी करके ये गरीब लोगों को वेंटिलेटर जो है और ये जो ऑक्सीजन है ये जल्दी से जल्दी मुहैया करा जाए। मुहैया कराया जाए। कहीं कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि रेमडेसिविर नाम पर जो दवाइयाँ कोरोना पेशेंट अगर आपके पास है या आपके परिवार में तो ही आसानी से उपलब्ध हो पाती है, वरना इतने बड़े पैमाने पर 1500-1600 रुपये की कीमत का इंजेक्शन बाज़ारों में 15 से 20 हज़ार में कैसे बिक रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने सवाल उठाया। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। जूली भगवान पंडा। मेरा बोलना ये है कि ये उड़ीसा अध्यक्ष हो उड़ीसा सेल का, वही मैं बोलना चाहती हूँ कि अपना ओडाला विधानसभा का कालिदास कोलमकर साहब आमदार, उनका थ्रू से जितना हम लोग मदद कर सकते, तो अभी जितना लोगों को तकलीफ भी हो रहा है और इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, और मेरा हस्बैंड भगवान पंडा उनका थ्रू कोलमकर साहब से थ्रू से जितना कर सकते हेल्प, वो टाटा हॉस्पिटल और केम हॉस्पिटल जो भी हो वो कर सकते। मतलब ये भी इतना बुरा कंडीशन हो गया अपना महाराष्ट्र में, हमारा उड़ीसा का 6-7 लाख आदमी कर्मचारी लोग सब काम पे रहते, मतलब काम नहीं है अभी फिलहाल, क्या कर सकते हैं। मिसेस पांडा जी, ये समस्या महाराष्ट्र मुंबई की नहीं, समस्या पूरे देश के अंदर है। ये पांडा फैमिली है, ये हमेशा मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है। मेडिकल फील्ड से जुड़े सभी लोगों जो भी समस्याएं आती है उनको मदद करने के लिए भगवान पांडा जी पूरी तरह से तैयार रहते हैं। भगवान पांडा जी अब मेडिकल फील्ड में रहते हैं, क्या लग रहा है आपकी क्या होना चाहिए कि जिस तरह ऑक्सीजन कमी देखी जा रही है, वेंटिलेटर कमी देखी जा रही है, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर भी कोरोना चपेट में आ रहे हैं, एक कैसे का सामना होगा कोरोना का? सर मेरा एक बोलना ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 1 साल का टाइम था, तभी वो क्लियर हो गया था, इतना केसेस नहीं थे। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट को तो ये तो कंफर्म था कि सेकंड वेव आने वाला है, तो वो जगह पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके लिए सब चीज़ बंदोबस्त करना चाहिए था, क्योंकि इंसान एक गरीब का जान, गरीब पैसे वाला नहीं, आज 500 रुपया कमाता है वो 16,000 का इंजेक्शन नहीं ले सकता है। पहली बात, ये एक इंजेक्शन जो ले रहे वहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे, कोई रिपोर्ट मांग रहे, आधार कार्ड मांग रहे। ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग के पास पहला था, डिस्ट्रीब्यूटर लोग लेके वहाँ पे से जब आधार कार्ड लेता तो ब्लैक में कैसा जाता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कोरोना की दूसरी लहर है ये अब हवा से फैल रही है। कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमें भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही पिछले साल कोरोना का प्रभाव कम हुआ, लोगों ने चाहे होली का त्यौहार हो और भी कई त्यौहार बीच में, लोगों ने बिल्कुल इसको सीरियस नहीं लिया। कहीं ना कहीं अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से सरकारी गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ सके। सर आप बोल रहे ये बराबर है कि जब तक चेन नहीं टूटेगा कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता है। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज एक समाज के छोटे गरीब जो उड़ीसा, बिहार, यूपी, ये जो वहाँ से लेबर आए ले, जो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आज जो बड़े बड़े बिल्डर हो और जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है उनका काम था कि लेबर का रजिस्ट्रेशन करना, तो आज वो बेचारे लोग को 1500 रुपया मिल सकता था।
मगर एक बात गोड़िया जी ने भी कहा है, कहीं ना कहीं देखिए इस हमारे इस मुलाकात के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण सामने आई है। सरकार के लिए एक सोचने का एक विषय बना हुआ है। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने जो ऐलान किया था कि हम रिक्शा चालक को या गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को हम एक मदद मुहैया कराएंगे, बावजूद इसके लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, अपने गांव में जाने के मजबूर। एक समस्या जो सबसे बड़ी बात गौरव जी ने बताया कि जिन लोगों को रजिस्टर्ड है सिर्फ उनको ही सरकारी सहायता मिलेगी, जिन लोगों को रजिस्टर्ड नहीं वो कहाँ जाएंगे। कारण यही है कि आज कुर्ला टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस, CST, दादर, जहाँ से भी लोग अपनी गांव की तरफ जाना चाहते हैं या जा सकते हैं, वहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोग प्लान कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या रेडमी शिविर इंजेक्शन को लेकर, गरीब आदमी 1500-1600 रुपया भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं समस्या सरकार सामने है। और तीसरा, जैसा भगवान पांडे जी ने उन्होंने एक विषय पे अपना ध्यान रखा है कि 1 साल का समय था, सरकार को वास्तव में इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि अब दोष आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। हम सभी को मिलकर, सरकार से मिलकर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार के गाइडलाइन का पालन करना होगा और समय समय पर ऐसी कोई परिस्थितियाँ न उत्पन्न हो जिससे कि कोरोना की चेन और बढ़ती चली जाए। कैमरामैन ब्रिजेश जी के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ नौपाड़ा से।